मातृत्व किसी भी लड़की के लिए खुशियों का वह अवसर है जिसे वह आजीवन याद रखती है। विवाहित जीवन का अमृत क्षण वही है। यह परिवार को समृद्ध करता है, समाज को समृद्ध करता है और ममता, प्रेम, स्नेह और भी अधिक जीवंत रूप से विवाहित जोड़े के पास आते हैं। लेकिन संतान की उत्पत्ति हमेशा इतनी खुशियों के साथ हो, यह आवश्यक नहीं है। और जब संतान का जन्मना दुख का कारण हो, तब परिवार की भूमिका क्या होती है, पति की भूमिका क्या होती है, पड़ोसियों की भूमिका क्या होती है, रिश्तेदारों की भूमिका क्या होती है, यह जानना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस कृति के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है चलो साथ चलें। संजय अलंग इसके रचनाकार हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे संजय अलंग इतिहास से शोधार्थी रहे हैं, इतिहासज्ञ हैं। उनकी मातृभाषा पंजाबी रही है, लेकिन बतौर लेखक, बतौर कवि, बतौर शोधकर्ता उन्होंने अपनी एक हिंदी साहित्य में अलग छाप छोड़ी है। उनके 3 कविता संग्रह 100, पगडंडी छिप गई थी और नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाघ प्रकाशित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ी में भी उनका एक कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इतिहास और संस्कृत पर 10 से अधिक शोध पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका यह उपन्यास चलो साथ चलें भी अपने आप में अनूठा है। यह उपन्यास एक ऐसे विषय को लेकर है जो आज के समय में युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। उपन्यास की शुरुआत होती है सिंगापुर से। सिंगापुर में मर्सी और सैनी नाम की 2 लोग हैं, 2 महिलाएं हैं, एक माँ है और एक उसकी बेटी। सिंगापुर से भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के परिदृश्य से शुरू होती है बात और बात वहाँ चली जाती है जहाँ से इस कथा की शुरुआत हुई थी। पति और पत्नी युवा जोड़े हैं, शादी होती है। एक तरह से एक दूसरे को देखकर शादी होती है। कुछ समय बाद उनके यहाँ खुशहाली का अवसर आता है। लड़की गर्भवती हो जाती है। बाद में वह एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म देती है। वह बच्ची देखने में गोरी चिट्टी बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी आंखों का रंग कुछ अलग होता है, उसके चेहरे की बनावट कुछ अलग होती है। नर्स बताती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनको पता चलता है। एक दिन, दूसरे दिन इन्हें लगता है कि बच्ची के अंदर कुछ अलग है। पति जो बाहर होता है, इस लड़की ने अपने मायके में अपनी पुत्री को जन्म दिया होता है अस्पताल में। पति आता है, पति के साथ सास आती है, वे भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि बच्ची के अंदर कुछ न कुछ इतर है। यह सामान्य बच्चियों जैसी नहीं है, चुप रहती है, गुमसुम रहती है और उस तरह से हिलती डुलती नहीं। उसकी आंखें हैं तो कहीं टिकी रहती हैं। उतनी छोटी बच्ची के बारे में बहुत ज़्यादा समझना मुश्किल है। कुछ समय बीतता है, ये लोग चिकित्सक के पास जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि शायद यह बच्ची डाउन सिंड्रोम की शिकार है। ये लोग कहते हैं कि हमने तो शुरू में जांच करा ली थी, गर्भावस्था के दौरान भी चेक कराया था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? वे बताते हैं कि नहीं, ये डाउन सिंड्रोम के बारे में गर्भावस्था के दौरान कोई भी डॉक्टर बता नहीं सकता, संभव नहीं है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए बताना मुश्किल था। अभी भी यह कहा नहीं जा सकता कि यह बच्ची पूरी तरह से डाउन सिंड्रोम की शिकार है। थोड़ा इसको बड़ी होने दीजिए, स्पेशलिस्ट आएगा फिर बताएगा। इस दौरान इन दोनों के साथ, पति और पत्नी के साथ क्या घटता है, वह लड़की जब मायके से ससुराल आती है तो ससुराल वालों की किस तरह की प्रतिक्रिया होती है, उस दौरान पति पत्नी के संबंधों का क्या होता है। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होती है जो डाउन सिंड्रोम की शिकार है, तो माता पिता उसकी परवरिश कैसे करते हैं, किस तरह से
इस लड़की के जांच के दौरान, इसे ठीक करने के दौरान वे भारत के कई बड़े शहरों की यात्रा करते हैं, मुंबई तक जाते हैं। वहाँ किस तरह से उन्हें पता चलता है कि ऐसे बच्चों के लिए विशेषीकृत स्कूल हैं बने हुए, विशेष स्कूल बने हुए हैं, वहाँ जाते हैं। वहाँ कैसे सिखाया जाता है कि ये जो दंपति हैं वो अपने बच्चे की परवरिश किस रूप में करें, इस तरह का बच्चा अगर किसी के पास होता है। इसी प्रशिक्षण के दौरान इस लड़की को लगता है कि वह धीरे धीरे अपनी बच्ची का पालन पोषण करने लगती है और उस तरह से पालती है। जो बच्ची कभी नहीं बोलती वह बोलने लगती है, पहचानने लगती है, रंग रूप, माता पिता, परिवार के लोगों को पहचानने लगती है, चलने लगती है। और फिर एक दिन यह अवसर आता है कि यह लड़की प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर जाती है और उसी तरह का विद्यालय, विशेष बच्चों के लिए विद्यालय, वह अपने शहर में, वह शहर इंदौर, भोपाल, उत्तर प्रदेश का कोई शहर हो सकता है, जो दूसरे और तृतीय श्रेणी के बड़े शहर हैं, वहाँ वो उस तरह के स्कूल खोलने पर विचार करती है। अपनी बच्ची को तो समृद्ध करती ही है, लेकिन उनकी इस यात्रा के दौरान क्या कुछ घटता है, परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, शिक्षकों की क्या भूमिका है, चिकित्सकों की क्या भूमिका है, यह पुस्तक चलो साथ चलें उसके बारे में एक अद्भुत संदेश देती है। यह पुस्तक बताती है कि दूसरी बीमारियों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो डाउन सिंड्रोम के शिकार हों, वह जब कोविड जैसी महामारी आती है तो उनके ऊपर कितना खतरा होता है। ये लोग जो शारीरिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं, उनकी चिकित्सा प्रणाली कितनी कठिन है। वैसे समय में चिकित्सकों की, परिवार की क्या भूमिका होती है, यह भी यह पुस्तक बताती है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह से ऐसी स्थिति में जब कोई हालात या कोई परिवार आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। दरअसल चलो साथ चलें ऐसे हर दंपति को जो युवा है उसे पढ़ना चाहिए, ताकि अगर उसके जीवन में कभी इस तरह की कोई चिकित्सकीय घटना घटे तो वह उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। संजय अलंग के पास जो भाषा है, जो साहित्य है, जो समझ है, वह अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इतने गंभीर विषय को, जिसमें तमाम चिकित्सकीय शब्द आते हैं, चिकित्सकीय घटनाएं आती हैं, विदेश जाती है वह लड़की, उन सबको बहुत ही सहज ढंग से लिखते हैं। उनके पात्र आपस में जहाँ बात करते हैं वहाँ आपको इस कृति को पढ़ते हुए कहीं भी किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके पास नहीं आएगा। यहाँ तक कि समाज के प्रति, परिवार का भी कोई नकारात्मक विचार नहीं आता है। हालांकि उन्होंने छोटी छोटी बातों को बहुत ही अलग ढंग से लिख दिया है। परिवार की उत्फुल्लता के बारे में लिखा है, उनके संघर्षों के बारे में लिखा है, और यही इस पुस्तक को विशेष बनाता है। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने चलो साथ चले को प्रकाशित किया है। प्रकाशक न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन और लेखक संजय अलंग को एक महत्वपूर्ण विषय पर, जो सामाजिक बिखराव, टूटन, अलगाव और विस्थापन के दौर में जिस तरह से वह जोड़ते हैं परिवारों को, लोगों को, उसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। इस पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई अच्छा उपन्यास आप पढ़ना चाहते हैं जो सामाजिक और स्वास्थ्यगत विषयों पर है तो इस कृति को अवश्य खरीद कर पढ़ेंगे। कल ठीक इसी समय बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं किसी और कृति पर चर्चा के साथ उपस्थित होऊंगा। कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।